नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगा। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज पार्टी संगठन के नेताओं से होगी सीएम धामी की मुलाकात। पीएम मोदी को भी उत्तराखंड आने का देंगे निमंत्रण, राष्ट्रीय खेलों में आने का देंगे इन्विटेशन। केंद्रीय पार्लियामेंट्री कमेटी की होगी मीटिंग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो सकते हैं शामिल। पार्टी संगठन के नेताओं से आज बातचीत करेंगे सीएम धामी। दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और पार्टी संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम धामी। कई मुद्दों पर आज होगी चर्चा। पीएम मोदी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण देंगे, राष्ट्रीय खेलों में आने का देंगे इन्विटेशन। केंद्रीय पार्लियामेंट्री कमेटी की होगी मीटिंग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन, कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा कर सकते हैं। संगठन नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे सीएम धामी, कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण देंगे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है, सीएम धामी आज दिल्ली में मौजूद है, आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज ये कह सकते हैं कि पार्टी संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात यहाँ पर होनी है और इस मुलाकात के दौरान ये कह सकते हैं कि जो राज्य के जो समसामयिक जो विषय हैं, खासतौर पर विकास से जुड़े हुए जो विषय, उन विषयों पर उनकी बातचीत यहाँ पर होगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय यहाँ पर मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के समय के दौरान ये कह सकते हैं कि राज्य में जो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होना है उसमें आने का उनको यहाँ पर निमंत्रण दिया जाना है। वो उनके द्वारा ही इन राष्ट्रीय खेलों का आगाज करने की योजना राज्य सरकार ने यहाँ पर बनाई है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का समय मिलता है तो फिर इन राष्ट्रीय खेलों के आगाज का एक संयुक्त यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात का समय यहाँ पर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का यहाँ पर रखा गया ताकि राज्य के विकास से जुड़ी जो योजनाएं, उन योजनाओं को लाने का काम यहाँ पर किया जा सके, राज्यवासियों के लिए एक सौगात यहाँ पर दी जा सके। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं, पार्टी संगठन के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि दिल्ली जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है, वो दिल्ली पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक होनी है, जो कल नहीं हो पाई थी, उस संभवतः आज उस बैठक को यहाँ पर होना है और उस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि राज्य से ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने बेहतर काम अब तक किए, चाहे वो यूसीसी कानून को लाने का काम हो या फिर दूसरे ऐसे विधेयक जो इस समय दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत यहाँ पर बने हुए, उनको आगे किस प्रकार से बढ़ाने का काम सरकार कर रही है और किस प्रकार से केंद्र का सहयोग यहाँ पर लिया जा सकता है, उन सब विषयों पर बातचीत यहाँ पर होगी। तो कह सकते हैं कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्यवासियों की निगाहें इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर टिकी है, जिसमें उम्मीद है कि कुछ बड़ी सौगातें उनकी तरफ से राज्य के लिए भी यहाँ पर लाई जा सकती है। जी अभय, आज सीएम धामी दूसरे दिन भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने का वक्त मांगा है सीएम धामी ने। कितने बजे ये मुलाकात संभव है और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ? बिल्कुल है, ये कह सकते हैं कि समय यहाँ पर मांगा गया। अभी समय उचित ये कह सकते हैं कि समय की मिलने का जो समय है वो कितने बजे का होगा, इसकी अभी जानकारी रूप से निकल कर बाहर नहीं आ पाई। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री से जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलते हैं तो राज्य के लिए कुछ ना कुछ बड़ी सौगात जरूर यहाँ पर लेकर आते हैं। राज्य और केंद्र का किस प्रकार से आपसी समन्वय यहाँ पर हो सकता है, कैसे यहाँ पर बेहतर तालमेल से विकास की जो योजना है उनको धरातल पर उतारा जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत उनके बीच में यहाँ पर होती है। और इस बार भी उम्मीद ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खेलों में आने का तो निमंत्रण प्रधानमंत्री को दिया ही जाएगा। साथ ही जो राज्य की जो जल विद्युत परियोजना है जिन पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से जो कमेटी यहाँ पर बनी थी उनके द्वारा अंतिम निर्णय यहाँ पर लिया जाना है। तो ऐसे में जिन परियोजनाओं को एनजीटी ने भी हरी झंडी दे दी है, 4 से 5 ऐसी परियोजनाएं जिनको एनजीटी की तरफ से हरी झंडी दी चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती, उन परियोजनाओं पर भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण समय और सभी लोग यही उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली से वापस लौटेंगे तो राज्य के लिए कुछ ना कुछ सौगात करने की जरूर यहाँ पर लाने का जाते हैं। आज किन मुद्दों पर बातचीत होती है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कब होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभय, आज राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी आज निमंत्रण देंगे प्रधानमंत्री मोदी को सीएम धामी। ऐसे में खेल को लेकर क्या कुछ अभी तक तैयारी की जा चुकी है, कितनी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी यहाँ पर हो चुकी है। लगभग सभी कार्य यहाँ पर अपने अंतिम चरण पर है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको फाइनल टच देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अभी भी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो विभिन्न शहरों में आपके गेम्स यहाँ पर होने, चाहे आपका देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, टिहरी हो, आपका पौड़ी हो, चंपावत हो या फिर आपका पिथौरागढ़ हो, यहाँ पर जो गेम्स यहाँ पर होने, उन गेम्स को अभी भी जो फाइनलाइज करने का काम है, यानी किस रूप पे यहाँ पर होंगे और कितने प्रतियोगी यहाँ पर आएंगे, उस चीज़ की संख्या का अभी काउंटडाउन यहाँ पर करना बाकी है। और जैसे ही केंद्रीय मंत्रालय से, ओलंपिक संघ से इसकी अनुमति यहाँ पर मिल जाती है तो फिर ये कहा जा सकता है कि पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर विस्तृत हो जाएंगी। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस समय राष्ट्रीय खेलों को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है, अंतिम चरण में तैयारियां हैं। और आज सीएम धामी दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पर है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात संभव है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और उत्तराखंड को क्या कुछ इस बार सौगात दिया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए अब हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं सीएम धामी ने हाल ही में 4 धाम की शीतकालीन यात्रा का आगाज किया है। इसे लेकर भक्तों के साथ साथ प्रदेश के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम धामी ने पर्यटकों को उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आने का आह्वान भी किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, तो चले आइए देवभूमि। उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में लगातार सीएम धामी पर्यटकों को बुलावा दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया है जिसमें वो पर्यटकों को आने के लिए कह रहे हैं उत्तराखंड में और यहाँ के सौंदर्य, ये जो सुंदरता है देवभूमि की, इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे पर्यटक। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई है शीतकालीन यात्रा को लेकर। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून के भारतीय सैन्य अकेडमी के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। जेंटलमैन कैडेट्स कड़ी प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बनाए जाएंगे। वहीं देहरादून भारतीय सैन्य अकेडमी IMA की पासिंग आउट परेड हुई। वहीं अंतिम पड़ाव पर पार कर भारतीय सेना में कई अधिकारी शामिल हो जाएंगे। तो भारतीय सेना में कई अधिकारी शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही IMA के नाम गौरव भी, एक नया गौरव उनके नाम हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, पासिंग आउट परेड हुई है, क्या कुछ इसमें खास रहा? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि देहरादून स्थित IMA की पासिंग आउट परेड है जिसमें 491 जेंटलमैन कैडेट आज पास आउट यहाँ पर हो रहे हैं। भारतीय देश की अगर हम बात करें अपने देश की, तो आज देश को 456 नए युवा सैन्य अधिकारी मिलने जा रहे हैं और ये सभी अपने कठोर परिश्रम के बाद आज यहाँ पर पासिंग आउट परेड पर सम्मिलित हुए और आज उनकी तरफ से अंतिम पग पार करने के बाद, पीपिंग सेरेमनी के बाद अब देश को सेवा देने का उनकी तरफ से संकल्प यहाँ पर लिया गया। ये कह सकते हैं कि आज की इस पासिंग आउट परेड में जो हमारा मित्र राष्ट्र पड़ोसी देश है नेपाल, उनके जो प्रमुख सेना प्रमुख हैं जनरल अशोक सिंघले, वो आज यहाँ पर आए थे। कल शाम यहाँ पर पहुँच चुके थे और आज उन्होंने परेड की सलामी यहाँ पर ली। परेड के मुख्य अतिथि के रूप में वो आज सम्मिलित हुए और उनके द्वारा भी जेंटलमैन कैडेट्स को यहाँ पर संबोधित करने का काम यहाँ पर किया गया। ये कहा जा सकता है कि IMA का अपना गौरवपूर्ण इतिहास यहाँ पर देश को अब तक ये कह सकते हैं कि 66,000 से ज़्यादा वो युवा सैन्य अधिकारी यहाँ पर दे चुके हैं। इसके अलावा IMA से ही पास आउट होने वाले मित्र राष्ट्रों के कई ऐसे लगभग 2-3 हज़ार के करीब ऐसे मित्र राष्ट्रों के कैडेट्स हैं जो अपने अपने देश में जाकर अपने अपने राष्ट्रों के लिए यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर सेना के बड़े पदों पर वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिस प्रकार से आज ये पासिंग आउट परेड यहाँ पर हुई, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आज भी वो जज्बा
आज भी युवाओं में देशभक्ति का जज्बा यहाँ पर देखने को मिला है, जो कम नहीं हुआ। और आज पासिंग आउट परेड पर अंतिम पग रखते ही उन्होंने देश सेवा का जो प्रण यहाँ पर लिया, उस प्रण के साथ ही कहा जा सकता है कि आज देश को 456 नए सैन्य युवा अधिकारी यहाँ पर मिले हैं। और उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य आज भी जो पासिंग आउट परेड में जो सम्मिलित जो जेंटलमैन कैडेट्स है, उसमें आज भी उनकी सूची टॉप 3 की पोजीशन पर आज उत्तराखंड राज्य की रही है। और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य लगातार देश को ऐसे युवा सैन्य अधिकारी देने का काम यहाँ पर कर रहा है, जो विभिन्न सेक्टर्स में जाकर सेना के विभिन्न कोर्सेज को यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर देश सेवा का काम कर रहे हैं। तो आज ये कह सकते हैं कि इस पासिंग आउट परेड से देश को 456 युवा सैन्य अधिकारी मिले हैं, जो आगामी दिनों में देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर जाने का काम करेंगे और विभिन्न फोर्सेज को यहाँ पर ये कह सकते हैं कमांड करते हुए नजर आएंगे। जी, यानी कि अब है पासिंग आउट परेड का आयोजन भी किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नेपाल से के सेना प्रमुख शामिल हुए थे। परेड को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए। अभी क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं अभय? देखिए, आज पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो IMA का जो परिसर है वो पूरी तरीके से जीरो जोन यहाँ पर रखा गया है। सुबह 7 बजे से, यानी सुबह 7 बजे से पहले से ही इस परिसर को पूरा जीरो जोन रखने का काम कर रहे हैं। दोपहर लगभग 1 बजे तक ये पूरा परिसर जीरो जोन यहाँ पर रहेगा, यानी इस दौरान ना तो कोई ट्रैफिक उस परिसर में कोई संचालित हो पाएगा, ना ही किसी को आने की अनुमति यहाँ पर होगी। ट्रैफिक प्लान के लिए कह सकते हैं कि कई जगहों से रूट डाइवर्ट कर दिए गए, ताकि किसी भी प्रकार से जनता को इस दौरान यहाँ ना आने और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध वहां पर किए गए, यानी जो भी इस समय IMA परेड में वहां पर शामिल होने आ रहा है, चाहे वो दर्शक हो या फिर कोई भी परिजन हो, उन सभी की सघन चेकिंग वहां पर की जाती है। उसके बाद ही उन्हें आने की अनुमति यानी कि नेपाल के सेना प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर इस परेड में शामिल हुए। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर भी रूट डाइवर्जन किया गया है, जिसकी जानकारी जनता को दी जा रही है। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भारतीय सेना अकेडमी की ये पासिंग आउट परेड है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस परेड का ये लाइव तस्वीरें हैं परेड की। और सैन्य अकेडमी के लिए आज का दिन बेहद खास है। जेंटलमैन कैडेट्स प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। वहीं देहरादून भारतीय अकेडमी यानी कि IMA की ये पासिंग आउट परेड की ये लाइव तस्वीरें हैं। तमाम अधिकारी इस परेड में शामिल है और भारतीय सेना में कई अधिकारी अब शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही IIM के नाम एक गौरव का इतिहास भी एक बार फिर से जुड़ चुका है। पासिंग आउट परेड की ये लाइव तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर जनरल नेपाल के सेना प्रमुख शामिल हुए हैं। तो नेपाल के सेना प्रमुख ने परेड की सलामी भी ली। पासिंग आउट परेड के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्जन भी किया गया है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। पासिंग आउट परेड की ये लाइव तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही है। नेपाल सेना के प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। मुख्य अतिथि जनरल अशोक राज ने सलामी भी ली और 491 जो छात्र है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अब अधिकारी जो पास आउट हो गए हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों में बढ़ते आगे। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान विभिन्न केंद्रीय संस्थानों और राज्य के विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों में वैज्ञानिक आधार पर जल संसाधनों के सतत विकास के लिए योजना बनाने के निर्देश सभी विभागों को दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने NIH और IIT रुड़की द्वारा नयार, शिप्रा, गौरी और सोग नदी की दीर्घकालिक उपचार योजनाओं के लिए किए जा रहे अध्ययन की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी कार्यों को जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने SARRA को प्रत्येक जिले में जल स्रोत, नदी और सहायक धाराओं के उपचार मॉडल को विकसित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस महत्वाकांक्षी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस मॉडल को विभिन्न विभागों और जनता के लिए प्रेरित किया जा सके।
वहीं हल्द्वानी में कौशल विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए स्वराज सेवा दल ने पूरे मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग की है और निदेशक कौशल विकास को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई जांच कराने का ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन देने आए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाए जाने सहित कौशल विकास की कई योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जिस पर वह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं निदेशक कौशल विकास संजय खेतवाल ने बताया है कि संबंधित मामले में पूर्व में न्यायालय में वाद चल रहा है और इस संबंध में ज्ञापन देने आए लोगों को भी अवगत कराया गया। उत्तराखंड की जब शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच जाए। उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पे की बहन बेटियाँ सेफ रहें, उनको नौकरी मिले, रोजगार को रोजगार मिले। और जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये उत्तराखंड एक देवभूमि कहलाए, क्योंकि यहाँ पे देवभूमि है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है वहाँ पे इनकी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्वराज सेवा दल कुछ भी करने को तैयार रहेगा। आप देखते रहिए जिस तरीके से क्या कहते हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोगों का काम करते हैं, देखते हैं कि अधिकारी जितने भी जो आज ज्ञापन भी इन स्वराज सेवा दल के लोगों द्वारा दिया गया है, इनकी शिकायत है कि जो कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार की इनके द्वारा शिकायत की गई है और प्रकरण काफ़ी पुराना बताया गया है कि इसमें जांच भी नहीं की गई है। तो इसमें ये अवगत कराना है कि जो विभाग की प्रक्रिया है, जो गाइडलाइन है, जो कौशल विकास योजना की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार सारी योजनाएं संचालित की गई हैं, उनका पूरा पालन किया गया है। और इसी संबंध में शिकायत को लेकर पूर्व में भी माननीय न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा भी पूरे प्रकरण के तथ्य और रिकॉर्ड मांगे गए हैं, न्यायालय को भी उपलब्ध कराए गए हैं और न्यायालय में अभी सुनवाई गतिमान है, उसका भी निर्णय आना है। साथ ही इनके द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकरण हमको दिए गए, कुछ जो कि हमको उपलब्ध कराए गए हैं, कुछ कतिपय अभ्यर्थियों के आधार कार्ड। वहीं नेहरू स्टेडियम में रुद्र चंडी महायज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला धू-धू कर जल उठी। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक यज्ञशाला जल चुकी है। वहीं यज्ञशाला में आग लगने की बात जानने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि आग लगते समय कोई पूजा नहीं हो रही थी। आपको बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 9 से 15 दिसंबर तक चलने वाला आयोजन का आज 5वां दिन था। शाम के समय पूजन के बाद जब सब लोग वापस चले गए, 1-2 ब्राह्मण यज्ञशाला में आराम कर रहे थे, तभी अचानक उस यज्ञशाला में आग लग गई। आग लगते देख स्टेडियम में मौजूद लोग उसकी ओर भागे और जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काबू पाया है आग पर। वहीं आग लगने के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो वही खबर यमुना घाटी से है, जहां सुबह आवासीय भवन में आग लगने से 5 भवन जलकर खाक हो गए हैं। ये घटना करीब 3 बजे हुई। इस दौरान घर के अंदर सो रहे 5 लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। आग की लपटें इतनी बेकाबू हो गई थी कि देखते ही देखते आसपास के 5 भवन और 5 दुकानें भी आग की चपेट में आकर खाक हो गई है, जिससे घर और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं सूचना पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। ये घटना हुई है और काफ़ी देरी से पहुंची है। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि बड़कोट जो है पुराना बाजार में आग है, हमारी टीम ने त्वरित जो है कार्रवाई करके 7 सजा नीचे गाड़ी के पास हमारे जो वाटर टेंडर है उसके पास हम लोग आए। तो हमारा जो वाटर टेंडर है उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई, क्योंकि गाड़ी खुले आसमान के नीचे है, टेम्परेचर माइनस चल रहा है, जिस कारण जो हमारे पास जो बैकअप के लिए एक ही गाड़ी है, जिसलिए हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो गया। और हमने उस सूचना को तुरंत जो है नौगांव और पुरोला फ्लैश किया, वहाँ से गाड़ियाँ मंगाई गई, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। जो हमारी गाड़ी जो है उसमें जो है टेम्परेचर ज़्यादा ही ना होने के कारण जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के निकट अचानक आग लगने से जो है भारी नुकसान हुआ, जिसमें फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी काफ़ी लेट से पहुंची है, जिससे कि
आग पर देर से काबू पाया गया और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम हो चाहे हेडिल से रिलेटेड लोग हों, ये कोई भी लोग जो है आग पूर्ण रूप से अब बुझ चुकी है, लेकिन ये कोई भी लोग आपदा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो कोई भी मौके पे नहीं पहुंचे। सिर्फ पुलिस का ही यहाँ पे जो है महकमा खड़ा रहा जो कि आग बुझाने में लगे रहे। अन्य सभी आपदा से जुड़े हुए विभागों की यहाँ पे कोई भी न उपस्थिति रही, न उनका कोई इस आग को बुझाने में। वहीं कोटद्वार में बेसहारा लोगों को शीतलहरी से बचाने के लिए अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था का नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने निरीक्षण किया। कोटद्वार नगर निगम ने बेघर और बेसहारा लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता के नेतृत्व में शहर के मुख्य स्थलों झंडा चौक, रेलवे स्टेशन, लाल बत्ती चौक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के बाहर और अन्य कई स्थानों पर जनता के लिए अलाव की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। साथ ही बेघर लोगों को शीतलहर में ठहरने के लिए ऑडिटोरियम भवन में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें 30 लोगों के रुकने की व्यवस्था के साथ ही बिजली, पानी, टॉयलेट और हीटर की उचित व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे में पुरुषों और महिलाओं के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और रैन बसेरे में ठहरने वालों की व्यवस्था के लिए एक चौकीदार की तैनाती भी की गई है। नगर आयुक्त के साथ मौके पर सहायक नगर आयुक्त चंद्रशेखर शर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील कुमार भी मौजूद रहे। वाले फ्लोर पे इसमें एक 2 कमरों की में रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी गई है और इसमें पर्याप्त नंबर ऑफ बेड्स हैं। इसमें करीब 30 लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल वहाँ पे जितना भी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे लोग जो हैं उसमें ठहर रहे हैं। तो कल करीब 20 लोग इसमें थे और इसमें हमने सारी व्यवस्था करी है। इसमें बेड्स हैं, इसमें रजाई, चादर और हीटर्स की व्यवस्था भी की गई है। पीने का पानी और शौचालयों की व्यवस्था भी इसमें है। बिल्कुल, इसमें जगह जगह पर हमने कई सारे जगह चिन्हित करके वहाँ पर उसमें बैनर्स लगा दिए गए, जिससे साथ उसमें पूरा लिखा गया है कि कहाँ पर नगर निगम का इसमें रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो गाड़ी जो थी नगर निगम की गाड़ी, उसके द्वारा भी इसमें प्रचार प्रसार किया गया है। कल खुद हमारी टीम के द्वारा इस तरह के लोगों को चिन्हित किया गया है जो किसी कारणवश खुले में थे और ठंड के कारण जिनको परेशानी हो रही थी, तो उनको वहाँ से गाड़ी के द्वारा ही रैन बसेरे तक लाने की व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।